हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज के जो एमसीक्यूज है उसकी थीम हमने रखी है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसके अंदर आज के जो 10 एमसीक्यूज है वो प्योरली इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। सो लेट्स चेक हाउ मच डू यू नो अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। Question number 1. Which of the following pairs are matched correctly about important civil uprisings before 1857? 1857 से पहले जितने भी सिविल अपराइजिंग्स हुए हैं उसके बारे में कौन सी पैर जो है वो करेक्टली मैच की गई है। फर्स्ट, पाइका रिबेलियन, सामने दिया गया है रेंट फ्री लैंड ऑफ पाइकाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स। सेकेंड, अहोम रिवॉल्ट, एडिशनल ड्यूटी लेविड ऑन टी प्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। द आंसर इज ए, वन ओनली। अब देखिए ये जो पाइका रिबेलियन है उसका मेन रीजन ये था दैट दी हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड ऑफ पाइकास वर टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स। तो इसकी वजह से जो पाइका कम्युनिटी है तो उन्होंने ये रिबेलियन जो है वो स्टार्ट किया था। देयर वर ऑल्सो सम अंडरलाइंग इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल की सॉल्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज की थी ब्रिटिशर्स ने, देन हायर रेवेन्यू वर कलेक्टेड फ्रॉम पाइकास। सो दीज वर द अंडरलाइंग रीजंस। लेकिन मेन रीजन क्या था? दैट दे हैव टेकन ओवर द रेंट फ्री लैंड्स ऑफ पाइकास, जो उनको हेरिडिटरी मिली थी। सो दिस वाज द रीजन। फर्स्ट पैर जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। देखिए अहोम रिवोल्ट जो है इट वॉज कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। उसका मेन रीजन ये था कि जब फर्स्ट बर्मा वॉर हुआ था तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने ये प्लेज ली थी, उन्होंने ये कमिटमेंट दिया था कि दे विल विड्रॉ फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम, राइट। तो ये विड्रॉवर की जो कमिटमेंट थी उनकी, वो उन्होंने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट बर्मा वॉर फुलफिल नहीं की। उल्टा उन्होंने ये किया कि वहां पे ये जो अहोम किंगडम था वहां पे लैंड रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर दिया। सो अलोंग विद दैट they have incorporated the territories of Ahom. So this was the major reason कि उनको वहां से विड्रॉ करना था, उसकी वजह उन्होंने जो अहोम कम्युनिटी थी उनकी टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया इलीगली। हेंस द अहोम कम्युनिटी कंडक्टेड दिस रिवॉल्ट। तो यहां पे ये जो रीजन दिया गया है ये गलत है, हेंस द सेकंड पेयर विल बी इनकरेक्ट। हमारा आंसर होगा ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement is or are correct about causes of revolt of 1857? 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके कॉजेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इकोनॉमिक कॉजेस, हायर डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन मनी लेंडर्स एम्प्लॉयड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वीकन्ड द क्लास ऑफ सोसाइटी which derived their sustenance from cultural and religious pursuits. Third, socio-religious causes, Religious Disabilities Act 1856. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। अब देखिए ये जो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। यहां पे ये जो फ्रेज दिया गया है एम्प्लॉयड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गलत है। सो देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ मनी लेंडर्स, दे वर नोन एज जमींदार्स, राइट। So there was a presence of dominance of zamindars over the normal people, but they were not employed by East India Company. अब वहां पे मेन रीजन ये था कि उन्होंने ये जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो इंक्रीज कर दिया, जिसे आप जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। अगर इफ दे आर नॉट एबल टू पे दिस लैंड रेवेन्यू देन दे विल इलीगली एक्वायर देयर लैंड। तो ये जमींदारी सिस्टम जो है दिस वाज रिस्पॉन्सिबल for the as an economic cause for the uprising of revolt of 1857. so first statement incorrect होगा, second जो है वो correct है। अब देखिए ये जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उस टाइम पे जो अर्लियर रूलर्स थे दे वर वीकन बाय द कंपनी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोसाइटी का एक क्लास है which was dependent on cultural and religious pursuits, फॉर एग्जाम्पल मॉस्क एंड दरगाह, तो इसके ऊपर जो क्लास डिपेंडेंट था
तो उनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो चला गया, उनकी जो इनकम अपॉर्चुनिटी थी वो चली गई। तो इस वजह से वहां पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो अराइज हुए इस पर्टिकुलर क्लास में से। सो द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू वीकनिंग द क्लास ऑफ सोसाइटी विच वाज डिपेंडेंट ऑन द कल्चरल एंड रिलीजियस परसूट्स, एंड उन्होंने फिर ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अब देखिए ये जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट है उसके अंदर काफी सारे हिंदू रिचुअल्स एंड हिंदू कस्टम्स है उनको चेंज किया गया था। सो द मेजर प्रोविजन वाज दैट इट चेंज द प्रोविजन ऑफ हिंदू हेरिडिटरी, जिसके अंदर जो इफ अ सन हैज चेंज इट्स रिलीजन फ्रॉम हिंदू टू एनी अदर रिलीजन, सो ही वाज नॉट एबल टू गेट अ राइट ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर बेटा अपना रिलीजन चेंज कर लेता है तो एज पर दी ट्रेडिशनल हिंदू कस्टम्स उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट नहीं मिलेगा। तो इसको ये जो एक्ट है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट उसके अंदर चेंज किया गया था। उसके अंदर प्रोविजन ये था कि अगर कोई इंसान रिलीजन चेंज कर लेता है फिर भी उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर इक्वल राइट मिलेगा। So it created a disharmony among the Hindu. So this was the major provision. Along with that उन्होंने काफी सारे religious changes किए थे। For example कि mosque and temple की जो land है उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो लगाया गया था। So this were the socio-religious causes. तो ये थर्ड पैर जो है वो भी करेक्ट है। Hence the answer will be B, second and third. Question number 3. Which of the following factors were responsible for failure of revolt of 1857? ये रिवॉल्ट फेल हुआ तो उसके रीजन क्या थे? फर्स्ट, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट। सेकंड, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। थर्ड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, एब्सेंस ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1 2 3 4। चारों फैक्टर्स जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, ये करेक्ट बात है। वेदर मैनी ऑफ द क्लासेस ऑफ फॉर एग्जांपल जमींदार्स एंड अपर क्लास, राइट, दे एक्टेड अगेंस्ट द रिवॉल्ट, राइट। सो द रिवॉल्ट वाज लिमिटेड टू द लोअर क्लास और मिडिल क्लास। जो अपर क्लास है उसमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रिवॉल्ट के खिलाफ एक्ट किया था, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। आप सभी को पता है कि द रिवॉल्ट वाज लिमिटेड टू टेरिटोरियल लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर इट वाज डोमिनेंट, बट इन ईस्टर्न, वेस्टर्न और से मोस्टली सदर्न इंडिया, तो ये पार्ट के अंदर रिवॉल्ट जो है उसका उतना प्रोमिनेंस देखने को नहीं मिला था। सो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन की कमी थी। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि जितने भी लीडर्स थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। सो हमारे यहाँ पे जैसे तात्या टोपे है, फिर नाना साहेब है, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सी, तो ये जितने भी लीडर्स थे उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन आइडियोलॉजी, दे वर हैविंग देयर इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। सभी की कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। सो देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन दीज लीडर्स, एंड ये दोनों भी करेक्ट लिमिटेशंस है कि जिसकी वजह से रिवॉल्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following led to the betterment of positions of women in Indian society during socio-religious reforms movement? मतलब ये जो socio-religious reforms movement हुई थी उसके अंदर इनमें से किसने पार्टिसिपेशन लिया था कि जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी के अंदर वुमेन्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा? फर्स्ट, राजा राम मोहन रॉय। सेकंड, स्वामी विवेकानंद। थर्ड, द बेथ्यून स्कूल। एंड फोर्थ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 3 एंड 4। अब देखिए राजा राम मोहन राय, तो आप सभी को पता है अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, सो दिस लेड टू बेटरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। फिर स्वामी विवेकानंद जो है
उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन लिया था, बट इट डिड नॉट लीड टू बेटरमेंट ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी। सो स्वामी विवेकानंद का मेन एजेंडा क्या था? टू प्रोपेगेट वेदांत एंड योगा to the western world, right? So he spread the importance of Ved and Vedant and yoga to the western world. So it did not have any impact on betterment of women in Indian society. So second नहीं होगा इसका आंसर। थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब देखिए 1840 से लेके 1850 के अंदर बंगाल में वुमेन एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, एंड फाइनली इन 1849 it led to establishment of the Bethune school. So this is considered as the first success of this movement that led to women education in the state of Bengal. तो ये थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। फोर्थ जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज नोन एज द पायोनियर इन इंडिया फॉर वुमेन एजुकेशन। He was associated with almost 35 women schools in Bengal. सो ये भी करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ए 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द इल्बर्ट बिल ट्राइड टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। सेकेंड, द कंट्रोवर्सी टॉट द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया हाउ टू फाइट फॉर अवर राइट्स एंड डिमांड्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। अब देखिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है? इल्बर्ट बिल जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम में ये इल्बर्ट बिल जो है वो लाया गया था। उसके अंदर ये प्रोविजन था दैट द ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस can now be tried in Indian session courts by Indian judges, right? So Indian judiciary जो है उसको ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियन को ट्रायल करने का फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोविजन जो है वो इस इल्बर्ट बिल में एंटर किया गया था। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स है और यूरोपियंस है उनके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, सो वो केस जो है वो इंडियन जुडिशरी हैंडल कर सकती है। अर्लियर ये सिर्फ यूरोपियन कोर्ट के पास परमिशन थी, राइट? सो इल्बर्ट बिल ट्राइड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम एंड नॉट द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। अब देखिए ये जो बिल है उसको लेके जो यूरोपियन कम्युनिटी है उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया इस बिल के खिलाफ, एंड दे हैव सक्सेसफुली नलिफाइड दिस इल्बर्ट बिल जो इंडिया के अंदर लागू नहीं हो सका। सो इसकी वजह से हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे उनको ये सीखने को मिला कि प्रोटेस्ट किस तरीके से करना चाहिए हमारे राइट्स एंड डिमांड्स के लिए। हाउ यूरोपियन कम्युनिटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस बिल, सो दिस टॉट द नेशनलिस्ट लीडर्स हाउ टू फाइट फॉर आवर राइट्स एंड डिमांड्स। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, the term safety valve theory is associated with which of the following? First, Indian National Congress. Second, Ilbert Bill controversy. Third, doctrine of lapse policy. Fourth, subsidiary alliance. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए सेफ्टी वाल्व थियरी का मतलब ये होता है कि मैनी ऑफ द हिस्टोरियंस सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC एज अ सेफ्टी वाल्व, क्योंकि उससे पहले इंडिया के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। सो उनका ये आर्ग्यूमेंट है दैट द एस्टैब्लिशर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए एस्टैब्लिश किया ताकि ये वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वहां से इंडिया का ध्यान जो है वो हटाया जा सके टॉवर्ड्स द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, राइट? तो दे कंसिडर्ड इट एज अ सेफ्टी वाल्व कि INC जो है इट इज अ सेफ्टी वाल्व ऑफ ब्रिटिशर्स विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम कि इंडियंस का जो ध्यान है वो हटाया जा सके फ्रॉम द वायलेंट प्रोटेस्ट। सो इट इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct
अबाउट कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडरेट्स इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब कि मॉडरेट लीडर्स जो है उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, moderates were able to make people realize that British rule is responsible for India's poverty and economic backwardness. Second, moderates raised demand for long-term democratic self-government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये फर्स्ट जो है वो कैसे पॉसिबल हुआ। आप सभी को पता होगा दैट दी वन ऑफ द मॉडरेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दादा भाई नवरोजी, राइट। अब दादा भाई नवरोजी ने एक थियरी दी थी दैट इज ड्रेन थियरी। ड्रेन थियरी के अंदर जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन है उसको मेंशन किया था कि हाउ ब्रिटिशर्स इज एक्सप्लॉयटिंग इंडियाज ट्रेजर, तो कैसे हमारा जो ट्रेजर है वो बाहर जा रहा है, राइट। तो उसके जरिए लोगों को ये पता चला कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है उसका मेन रीजन ये है दैट इज ब्रिटिश रूल। सो दादा भाई नवरोजी जो है उन्होंने इकोनॉमी को स्टडी किया, उसको ठीक से एनालाइज किया और वहां से उन्होंने ये ड्रेन थियरी दी एंड इट लेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंडिया बिकेम पुअर, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अब देखिए ये जब मॉडरेट्स का फेज था तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर काउंसिल एक्ट जो है वो लाए गए थे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, देन 1892 एंड 1909। तो उसके अंदर उनकी ये मेन डिमांड थी टू इंक्रीज द ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ इंडियंस इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि कानून बनाने की जो सिस्टम है उसके अंदर इंडियंस को ऑफिशियली मेजोरिटी दी जाए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो खुद चला सके। सो द टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। सो दे डिमांडेड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, हेंस द आंसर विल बी सी बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following factors was or were responsible for formation of home rule movement? First, Morley Minto reforms. Second, impact of First World War in India. Third, readiness of Lokmanya Tilak to take leadership. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 तीनों फैक्टर्स जो है वो करेक्ट है। अब देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उसके अंदर सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन जो है वो ऐड किया गया था फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। सो लॉर्ड मिंटो इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। सो इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में थे दे टुक पार्ट इन दिस होम रूल मूवमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इंपैक्ट की वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन कमोडिटीज जो है उसकी प्राइसेस बढ़ा दी थी एंड दे लेड हायर टैक्सेस ऑन इंडियन कमोडिटीज, जिसकी वजह से प्राइस राइज की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सो ये भी एक रीजन था होम रूल मूवमेंट के लिए। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि लोकमान्य तिलक जो है ही वॉज रेडी टू टेक द लीडरशिप ऑफ होम रूल मूवमेंट एंड हेंस द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। Question number 9. The nature of Muslim League changed at the Lucknow session of Indian National Congress. Which of the following factors were responsible for this change? मतलब कि आईएनसी का जब लखनऊ में सेशन हुआ तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग जो है उनका नेचर चेंज हो चुका था। तो उसका रीजन क्या था, क्यों मुस्लिम लीग का नेचर जो है उस टाइम पे चेंज हुआ? फर्स्ट, ब्रिटेन्स रिफ्यूजल टू हेल्प टर्की इन इट्स वॉर्स। सेकेंड, annulment of partition of Bengal. Third, anti-British sentiment among young Muslims. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 तीनों फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंजिंग नेचर ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखिए मुस्लिम लीग जो है वो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सेपरेशन की बात करती थी। अब लखनऊ सेशन में उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की। उसका मेन रीजन ये था कि जब टर्की का इटाली के साथ वॉर हुआ, देन दी ब्रिटिशर्स रिफ्यूज्ड टर्की टू सपोर्ट इन इट्स वॉर्स।
सो दिस वाज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। दूसरा ये था कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी थे कि जो बंगाल के पार्टीशन को फेवर करते थे। सो बिफोर लखनऊ सेशन ब्रिटिशर्स ने बंगाल का जो पार्टीशन किया था 1905 में उसको खत्म कर दिया। सो वो जो मुस्लिम फेवर करते थे पार्टीशन को उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि ब्रिटिशर्स डिड नॉट अप्रूव फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। उनकी डिमांड ये थी कि अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए एंड इट विल एफिलिएट विद ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विच आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द मुस्लिम्स। बट ये डिमांड जो है वो ब्रिटिशर्स ने फुलफिल नहीं की, तो ये एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो है वो यंग मुस्लिम्स के अंदर एस्टैब्लिश हुए। हेंस द आंसर विल बी डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements are incorrect about freedom movements under the leadership of Mahatma Gandhi? First, the Champaran Satyagraha was the first hunger strike carried by Gandhi in India. Second, the Ahmedabad mill strike was the first civil disobedience movement carried by Gandhi. Third, खेड़ा सत्याग्रह was the first non-cooperation movement. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2। ये दोनों जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड इज करेक्ट। खेड़ा सत्याग्रह जो है इट वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये दोनों जो है वो ऑपोजिटली इनकरेक्ट है, बिकॉज द चंपारण सत्याग्रह was the first civil disobedience movement carried in 1917 and Ahmedabad mill strike was the first hunger strike which was carried by Mahatma Gandhi in 1918, right? So हमारा आंसर होगा A 1 and 2 बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।